हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो जो है यानी जो हमारी 6th क्लास होने वाली है फिजिक्स की, उसमें जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चैप्टर है। उसका नाम है फ्लोटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लवन। तो फ्लोटेशन का मतलब आपको सबको पता है, तैरने को फ्लोटेट, या अगर कोई चीज़ तैर रही हो तो उसको बोलते हैं ये फ्लोट कर रही है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज के टॉपिक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, और ये एक बारी में समझ नहीं भी आते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, पूरी वीडियो को देखें। मैं बिल्कुल अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझ आए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और हम बात करते हैं फ्लोटेशन यानी प्लवन की। तो आपको मैं एक चीज़ थोड़ा सा मैं कुछ इमेजिन कराना चाहती हूँ। अगर आपके सबके घर में बकेट होगी, तो अगर आप बकेट यानी बाल्टी में आपने पानी भर रखा हो, और आप जो हो जो मग होता है, जो मग्घा होता है, अगर आप उसको भरी हुई बाल्टी के अंदर बिल्कुल नीचे ले जाएंगे अपने हाथ से और अपना हाथ हटा लेंगे, तो वो एकदम ऊपर आ जाता है। ये आप सबने नोटिस किया होगा, सबने। या फिर अगर कोई हल्की सी चीज़ आप पानी में डाल देते हो, बहुत कोई भी हल्की चीज़, वो अपने आप ऊपर आ जाती है। तो ये अपने आप ऊपर कैसे आती है? तो पहली चीज़ तो ये। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जब भी कोई चीज़ आप किसी भी द्रव में या किसी भी लिक्विड में, पानी में या किसी भी चीज़ में आप डालोगे, जैसे अगर मैं बात करूं पानी की, तो मैंने मान लिया ये कोई लिक्विड था। ये कोई लिक्विड था, आपने क्या किया, अब आपने इसके अंदर कोई कोई भी पदार्थ डाल दिया, कोई कोई भी वस्तु डाल दी। तो मैंने मान लिया ये आपकी वस्तु है, आपने नीचे डाली। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी द्रव में कोई भी वस्तु अंदर डुबाते हैं, तो उसका जो वजन है वो नीचे की तरफ लगता है। ये आपको पता है क्योंकि पृथ्वी उसको खींचती है। लेकिन इस अगर मैं इस बल को अभी हटा दूं यहां से, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस भी द्रव में आप उस वस्तु को डालते हो, वो द्रव उस वस्तु पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायंट फोर्स या उत्प्लावक बल। ये उत्प्लावक बल का मतलब क्या है कि जब बल ऊपर की तरफ लगने लगे, कब लगने लगे, जब भी आप किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को किसी भी द्रव में डुबाएंगे, चाहे आपने आधा डुबाया हो, चाहे आपने पूरा डुबाया हो, तब एक बल लगती है ऊपर की ओर, जिसको हम बोलते हैं बायंट फोर्स या फिर उत्प्लावक बल। और आपको एक और बात बता दूं, ये कितनी लगती है, ये किस चीज़ पे निर्भर करेगा कि आपने कितनी वस्तु डुबा रखी है। अगर आपने ज़्यादा डुबा दी, यानी अगर आपने पूरी की पूरी वस्तु नीचे डुबा दी, तो उस पर ज़्यादा बल लगेगा। अगर आपने कम वस्तु डुबाई है, आपने कम जो जो भी आप चीज़ डुबा रहे हो, आपने उसका कम पोर्शन डुबाया है, आधा डुबाया है, तो कम बायंट फोर्स यानी कम उत्प्लावक बल लगेगा। तो यही है द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, यानी किसी पूरी या आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल, उसको हम बोलते हैं उत्प्लावक बल। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है, इंग्लिश में तो इसके 3 नाम है। बायंट फोर्स, या फिर अपथ्रस्ट फोर्स, अप यानी ऊपर, और थ्रस्ट का मतलब बताया था कि 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पर लगती है। तो अपथ्रस्ट फोर्स या बायंट फोर्स की जगह हम यूज करते हैं बायंसी, कि ये जब भी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी मैटर आप किसी लिक्विड के अंदर, मैं सिर्फ पानी की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी लिक्विड यानी किसी भी द्रव की बात कर रही हूँ, आप उसके अंदर पूरा डुबाओगे या आंशिक यानी कम डुबाओगे, यानी आप उसको होल पोर्शन में पूरा डुबा दोगे या फिर पार्शियल उसको आप डुबाओगे, तो आपको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, जिसको बायंट फोर्स, अपथ्रस्ट या बायंसी बोलते हैं। हिंदी में उत्प्लावक बल बोलते हैं, उत्क्षेप भी बोलते हैं। तो ये दूसरी चीज, ये किसके इक्वल होता है? तो देखो किसके इक्वल होता है, ये निकालना बहुत आसान है। इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मतलब क्या है, देखिए मैंने ये माना इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ था,
तो जैसे ही आप इसके अंदर कोई भी चीज डुबाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करती हूँ, मैंने बोल दिया कि मैंने इसके अंदर अभी आधा डुबाया है, तो पानी कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, पानी यहाँ इकट्ठा हो गया। तो आपको कैसे पता होगा कि कितना जो ये उत्प्लावक बल लगा है ये कितना लगा है, जो बायंट फोर्स लगी है वो कितनी लगी है, ये निकालना बहुत आसान है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, ये समझाने से पहले मैं रोक के आपको बता रही हूँ, पानी में अगर आप हो, आप स्विमिंग पूल में गए हो या आप पानी में हो, तो वहां कोई भी भारी चीज को आराम से आप उठा सकते हो। क्यों उठा सकते हो? क्योंकि पानी में जाते उसका वजन कम लगने लगता है। तो उसका वजन कम नहीं होता, पर क्यों लगने लगता है? क्योंकि पानी आपके ऊपर एक बायंट फोर्स यानी उत्प्लावक बल लगा रहा है। आप ये समझिए, आपका बल, आपका जो वेट है वो नीचे की तरफ है। मैंने मान लिया आपका वेट है 100 न्यूटन, ये किलोग्राम नहीं है, ये न्यूटन है। ऊपर की तरफ आपका जो बायंट फोर्स लगी, यानी जो पानी ने, देखिए होता क्या है, आप जिस जगह खड़े हो पानी में, तो वहां पे पानी को ही होना चाहिए था, आपने क्या किया, पानी का विस्थापन कर दिया, आपने उस उतने पानी को कहीं और जगह दे दी। स्विमिंग पूल में तो बाहर निकलना मुश्किल होता है, मतलब कि पानी कहीं से बाहर निकल जाएगा, हाँ वो पाइप्स में जा सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट में बताऊं, तो यहाँ पे इसका ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, इस बॉक्स का इतना पोर्शन पानी के अंदर है, तो इसने पानी की जगह ले ली, तो जितने पानी को ये हटाएगा उतना ही इस पे उत्प्लावक बल लगेगा, यानी ये जो बायंट फोर्स लगती है ये इक्वल होती है जितना पानी हटेगा उसके वेट के। तो ये इट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, यानी इसका मान डूबी हुई वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। पहली चीज। एक और चीज, ये हमेशा, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब भी आप पानी में कोई चीज डालेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक अगर आपने कोई आधी चीज डुबाई है, तो एक तो पोर्शन है पानी के बाहर और एक पोर्शन है पानी के अंदर। तो जब पानी के अंदर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी, यानी उत्प्लावक केंद्र। बायंसी है ना, मतलब है कुछ नहीं, आपको मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व केंद्र बताया था। उसका मतलब क्या था कि एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे उस वस्तु का पूरा द्रव्यमान मतलब वहीं पे केंद्रित होता है। अगर आपको पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे वस्तु को हिलाना है, आप उस पॉइंट के साथ छेड़खानी करोगे वो पूरा हिलेगा। सेम। अब आप एक चीज समझो, अगर ये एक बॉक्स है, ये इतना पानी के नीचे है, इतना पानी के ऊपर है, तो सेंटर ऑफ मास यानी जो गुरुत्व, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो गुरुत्व केंद्र होता है वो कभी नहीं बदलता, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने मान लिया इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय केंद्र था। जितना वस्तु पानी में डूबी उसका भी तो पूरा का पूरा किसी ना किसी पॉइंट पे केंद्रित होगा। उसका जितना वजन अभी है, उसका जितना द्रव्यमान है, उसका भी तो एक किसी ना किसी पॉइंट पे केंद्रित होगा, सिर्फ पानी में डूबी हुई वस्तु का। तो उसको हम बोलते हैं उत्प्लावक केंद्र या फिर सेंटर ऑफ बायंसी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो बायंट फोर्स होती है ये ऊपर की तरफ बल लगाती है ना, तो ये जो ऊपर की तरफ बल लगाएगी, किसकी तरफ बल लगाएगी? ये लगाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। ये जो मैंने आपको उत्प्लावक केंद्र या सेंटर ऑफ बायंसी बताया, अभी के लिए एक्स्ट्रा बताया। आपको एक चीज बता दूं मैं कि जब भी आप किसी पदार्थ को पानी में डुबाओगे, पानी या कोई भी द्रव ऊपर की तरफ उस पर बल लगाएगा, और वो किस बिंदु की तरफ बल लगाएगा? वो जो गुरुत्वीय केंद्र की तरफ, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी तरफ वो फोर्स लगाएगा। तो एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी जो वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव है, तो कितना जो द्रव हटाया है उसी की जगह तो है वो, जो वस्तु आपने डुबाई है वो किस जगह पे है? वो उस जगह पे है जहां पे वो पानी था या जहां पे वो लिक्विड था। अब आपने वो लिक्विड हटा दिया, तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जो बल है ये कहाँ पर लगता है? ये जो आपने द्रव हटाया उसके गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, और उसका गुरुत्व केंद्र और ये जो सेंटर ऑफ बायंसी होगा, जो उत्प्लावक केंद्र होगा, ये सेम होगा। क्यों सेम होगा मैं ये भी बता देती हूँ। एक बात सुनिए, ये है हटाया गया पानी, इतना पानी आपने हटाया है, तो इसका जो केंद्र है मैंने मान लिया ये रहा, ठीक है? तो ये है हटाए गए पानी का गुरुत्वीय केंद्र। अब अगर मैं बात करती हूँ वस्तु की,
तो ये वस्तु का है सेंटर ऑफ बायंसी यानी उत्प्लावक केंद्र, क्योंकि जितनी वस्तु पानी के अंदर होती है उसका जो केंद्र होता है उसको उत्प्लावक केंद्र बोलते हैं। तो आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स लगेगी ये उत्प्लावक के यानी ये जो पानी को हटाया है, जो द्रव को हटाया है, उसके गुरुत्वीय केंद्र की तरफ लगेगी। और दोनों ये सेम दिशा में होते हैं, ये वाला और ये वाला, यानी जो आपका गुरुत्वीय केंद्र होता है पूरे के पूरे वस्तु का, नॉर्मल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और जो आपका ये उत्प्लावक केंद्र होता है, ये दोनों हमेशा एक दिशा में होते हैं अगर जो वस्तु है वो तैर रही है। तो अगर मैं कहूँ ये गुरुत्वीय केंद्र की तरफ लग रहा है तो गलती नहीं है, अगर मैं कहूँ उत्प्लावक केंद्र की तरफ लग रहा है तो गलती नहीं है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये विस्थापित जो हुआ है यानी जो पानी बाहर निकला है, जो डिस्प्लेस हुआ है, उसके गुरुत्वीय केंद्र की तरफ लग रहा है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है। चलिए, फर्स्ट स्टडीड बाय आर्किमिडीज, ये सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा था, वो आर्किमिडीज हैं। और एक और चीज़, ये किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा, कितना बल लग रहा है किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपने कितना डुबा रखा है, तो यानी एक तो वस्तु के आयतन पे निर्भर करेगा, और दूसरा निर्भर करेगा कि वो जो द्रव है वो है क्या। जैसे वही सेम चीज़, पानी में हर चीज़ तैरे या नहीं तैरे, पर उम्मीद हम ये करते हैं कि पारा हो गया या फिर शहद यानी हनी हो गया, उसके अंदर हर चीज़ तैरती है क्योंकि वो गाढ़ा होता है, उसके अंदर डूब नहीं पाती। तो यानी ये दो चीज़ों पे काम करेगा, एक तो आपने कितना वस्तु अंदर डुबाई है, कितना उसका वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, और दूसरा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यानी वो जो आपने द्रव लिया है उसका घनत्व क्या है। अगर वो ज़्यादा भारी होगा तो वो ज़्यादा उत्प्लावक बल यानी ज़्यादा बायंट फोर्स लगाएगा और ऑब्जेक्ट को ऊपर ही रखेगा, और अगर वो जो लिक्विड है, वो जो द्रव है, वो कम डेंसिटी का हुआ, वो कम घनत्व का हुआ, तो होगा क्या, वो कम बायंट फोर्स लगाएगा और ऑब्जेक्ट नीचे चलता जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी वस्तु तैर रही है तो आपको मैं बता दूं वो इसलिए तैर रही है क्योंकि उसके ऊपर पानी ऊपर की दिशा में फोर्स लगा रहा है, जो लिक्विड है वो ऊपर की दिशा में एक बल लगा रहा है जिसको उत्प्लावक बल या बायंट फोर्स बोलते हैं। अगर मैं ये बोल रही हूँ ये कम है, ये जो बल लग रहा है ये कम लग रहा है, तो अपने आप जो वस्तु है वो पानी में नीचे नीचे की ओर जाती जाएगी। तो ये था आपका फ्लोटेशन या बायंट फोर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बताती हूँ, इतना कुछ कंसेप्ट नहीं आता। एक तो ये आता है कि जो अपवर्ड फोर्स लगती है, जो ऊपर की दिशा में जो बल लगता है जब हम किसी भी वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उत्प्लावक बल बोलते हैं या बायंट फोर्स बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है, अपथ्रस्ट यानी उत्क्षेप या बायंसी, ये आ जाता है। और ये आ जाता है किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। अगर आप डुबाओगे तो एक तो डूबने वाले पे डिपेंड करेगा और कहाँ डुबा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो डूबने वाले पे कैसे, कि उसका आपने कितना पोर्शन डुबाया, कितनी उसकी वॉल्यूम है, कितना उसका आयतन है, और किस चीज़ में डुबाया यानी किस उसका नेचर क्या है, घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है। तो ये चीज़ थी जो आपको मैंने बताई है अभी इसमें बायंट फोर्स में। आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। ये अभी आपको हल्का सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, इसमें है क्या मैं आपको बता देती हूँ। ये एक कंटेनर है, कंटेनर का मतलब एक बर्तन है, इसके अंदर पानी है। तो इसमें आपको बता रखा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस पे दो बल लगते हैं। एक तो इसका जो भार है वो नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि पृथ्वी उसको खींचती है, और एक लगती है बायंट फोर्स यानी ये उत्प्लावक बल। और अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं तब तो जो ये ऑब्जेक्ट है, जो ये वस्तुएं तैर जाएगी। अगर ये नीचे वाली ज्यादा फोर्स है, ऊपर वाली कम है, फॉर एग्जांपल ये 100 है और ये 60 है, तो भी ये तैर जाएगी, ऊपर की तरफ ही जाएगा ना, जो भी वस्तु होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो यानी अगर बायंट फोर्स यानी जो उत्प्लावक बल है और भार है वो बराबर है तो भी जो पिंड है वो तैरेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। अगर आपकी जो बायंट फोर्स है, उत्प्लावक बल है, वो ज्यादा है भार से, तो भी आपका ऑब्जेक्ट तैरेगा। लेकिन
किस कंडीशन में, किस स्थिति में ये जो ऑब्जेक्ट है, जो पिंड है, ये डूबेगा। आप बस मुझे इतना बता सकते हैं। तो आपको ये देख के ही पता लग रहा है, अगर जो भार है वो बहुत ज्यादा है और ये जो बायंट फोर्स है, ये जो उत्प्लावक बल है, ये कम है, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, वो नहीं तैरेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। आपको ये पता लग गया कि आर्किमिडीज ने क्या किया। आर्किमिडीज ने बता दिया कि जब भी आप किसी को डुबाओगे तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, एक बल लगेगा, जिसको बायंट फोर्स बोलते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, उन्होंने इसके बेसिस पर एक नियम दिया है जिसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज का नियम, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहा इन्होंने, पहले तो आप ये सुन लीजिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब किसी भी वस्तु को किसी आप लिक्विड में, किसी द्रव में, आप चाहे उसको पूरा डुबा रहे हो चाहे आंशिक डुबा रहे हो, मतलब चाहे आप उसे पूरा का पूरा डुबा रहे हो चाहे उसका कोई हिस्सा डुबा रहे हो, इट एक्सपीरियंसेस अ बायंट फोर्स। उसके ऊपर क्या लगती है, एक बायंट फोर्स लगती है, उसके ऊपर एक उत्प्लावक बल लगता है। और एक चीज और बता देती हूँ, उसके भार में कमी महसूस होती है, क्योंकि होता क्या है, जब आप डुबा रहे हो उसका वजन जो भी होगा, उत्प्लावक बल की वजह से उसमें, उसकी जो भार है उसमें कमी महसूस होगी। और वो कितनी कमी महसूस होगी आपको कैसे पता लगेगा, जैसे एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, ये कोई पत्थर था, ये 5 किलो का था, यहां पर भी इसकी रीडिंग 5 किलो ही है। अब आपने क्या करा, इसको डुबाया पानी के अंदर, तो एकदम से यहाँ पे जो इसकी रीडिंग हो गई वो 3 किलो हो गई। तो इसका मतलब 5 से 3 हो गई। इसका मतलब 5 से सीधा 3 हो गई, यानी 2 किलो का नुकसान हुआ। तो वो 2 किलो कहाँ गया, वो 2 किलो कहीं नहीं गया। इसका मतलब ये जो उत्प्लावक बल लग रहा था ना, वो 2 किलो का था। और उत्प्लावक बल किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया कि जितना द्रव आप हटाओगे, जितना द्रव, भाई जब ये चीज पानी में अंदर डूबी है तो इसने पानी की जगह ली है, तो वो पानी जिसकी जगह लिया वो कहाँ गया, वो बाहर निकल गया। तो इसने कितनी, मतलब आप ये समझो कि अगर 2 किलो इस पे उत्प्लावक बल लगा है, इसका मतलब 2 किलो ही पानी बाहर निकला होगा। तो इसकी जो रीडिंग दिखाएगा ये कितनी दिखाएगा, 2 किलो। ये आर्किमिडीज ने बताया था कि जब भी आप किसी भी वस्तु को पूरा का पूरा या आधा अधूरा आप किसी भी द्रव में डुबाओगे तो उसके भार में एक कमी आएगी, यही है उत्प्लावक बल। जितनी कमी आएगी वही उत्प्लावक बल है। और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जितना आपने द्रव को बाहर निकाला है, जो विस्थापित द्रव है उसके भार के। यानी जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली या पार्शियली किसी लिक्विड में इमर्स करोगे यानी डुबाओगे, तो उसके वेट में एक आपको लॉस दिखाई देगा। लॉस का मतलब उसकी वेट की जो रीडिंग होगी उसमें आपको कमी दिखाई देगी। वो किस वजह से है, बायंट फोर्स की वजह से। और बायंट फोर्स किसके इक्वल होती है, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके वेट के। ये बताया था आर्किमिडीज ने। तो हम लोग पढ़ के देखते हैं। When an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of the liquid displaced by the object, and due to this there is apparent loss in the weight of the body. उस ऑब्जेक्ट के वेट में आपको apparent loss दिखेगा। apparent का मतलब सिर्फ दिखेगा, सिर्फ लगेगा। सेम हिंदी में आप पढ़े, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको कोई नीड नहीं है इसको लर्न करने की, इसको रटने की, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट। कि आर्किमिडीज आया तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने तैरने वाला सिद्धांत बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाओगे उसके भार में कमी आएगी, उसके वेट में कमी आएगी। वो होगी बायंट फोर्स की वजह से, जो इक्वल है जितना पानी बाहर निकाला उसके वेट के। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और ये प्रिंसिपल, ये जो सिद्धांत है, ये इतना इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज की जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं जो इसी सिद्धांत पे बनी है। जैसे देखिए, ये ना हर चीज़ की फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल पानी, तो ये साइंटिस्ट के पास रीडिंग्स हैं कि पानी में कोई चीज़ डुबाओगे तो पानी कितना फोर्स लगाता है, पानी की जो उत्प्लावक बल है वो कितना है। दूध है तो ये उनको पता है कि दूध में अगर कोई चीज़ डुबाओगे तो कितना वेट का नुकसान दिखाई देगा, यानी पानी का कितना उत्प्लावक बल है। तो हम इस वजह से हम क्या चीज़ करते हैं, हम इस वजह से चीज़ों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको पानी की रीडिंग पता है या आपको दूध की रीडिंग पता है,
अब आपके पास एक सैंपल आया कि इसमें जो दूध है वो जांचना है कि वो प्योर है या नहीं, मिल्क की प्योरिटी चेक करनी है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास अपैरेटस होगा, ये मैं सिर्फ आपको बहुत शॉर्ट में एक एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसा रियल में प्रॉपर इस चीज़ से नहीं होता है। प्रॉपर मतलब एक मशीन होती है, अपैरेटस होता है जिससे हम करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो आपके पास रीडिंग्स हैं कि हाँ मिल्क जो है अगर उसमें डुबाओगे तो इतना वेट में कमी आती है। तो अब आपके पास एक सैंपल आया, आपने क्या किया, उसमें कोई चीज़ डुबा के देखी, अगर वो प्रॉपर उतना ही वेट में लॉस दिखेगा तो यानी वो प्योर मिल्क है, वो बिल्कुल शुद्ध दूध है। अगर उसमें उतना लॉस नहीं आया, उतनी कमी नहीं आई, कम या ज़्यादा ही मतलब उसमें मिलावट है। तो शुद्धता जांचने के लिए ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मिल्क का दिया, तो दूध को जो जांचने वाली मशीन होती है वो होती है लैक्टोमीटर्स। तो लैक्टोमीटर्स जो हैं, जो मिल्क की प्योरिटी देखते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो दूध की शुद्धता को नापने वाला यंत्र दुग्धमापी, हिंदी में लैक्टोमीटर को दुग्धमापी बोलते हैं। इसी तरीके से जब आप ये समझो, किसी की अगर हमें घनत्व देखना है, कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है, पानी तो नहीं मिला दिया किसी चीज़ में, तो अगर किसी का घनत्व चेक करना है तो हम डेंसिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर। वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो द्रव के घनत्व को नापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और दिस प्रिंसिपल इज यूज फॉर, देखिए अब आपको ये पता लग गया है, इसमें मेन डुबाने और तैराने वाला चैप्टर है पूरा का पूरा। तो सबमरीन्स यानी कि जो आपकी पनडुब्बी होती हैं, जो पानी के अंदर चली जाती हैं, शिप्स हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, वो पानी में नहीं डूबते जबकि वो लोहे के बने हुए हैं। तो उनका जो नक्शा तैयार किया जाता है वो भी इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे 1 सेकंड का ब्रेक दीजिए। ये इसका भी ले लीजिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में, आपको समझने में बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की, क्योंकि आर्किमिडीज ने बस ये बताया था कि कोई चीज़ पानी में डूबेगी अगर, तो उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगेगा। अब हम इस नियम का यूज करेंगे एक और नियम के लिए, जो ये बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा कब, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा नहीं, मतलब डूबेगा कब। तो आप एक चीज देखिए, ये पानी था, लोहे की आपने कोई बॉल डाल दी, वो डूबेगी डूबेगी। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि ये जो वेट लग रहा था, जो इसका भार था, वो नीचे की तरफ लग रहा था। जो उत्प्लावक बल था यानी जो बायंट फोर्स थी, वो ऊपर की तरफ लग रही थी। तो ये नीचे अगर जा रही है यानी ये वाली फोर्स, ऊपर वाला बल ज्यादा होगा ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इसका भार है वो ज्यादा हो गया उत्प्लावक बल से, यानी इसका वेट ज्यादा हो गया बायंट फोर्स से। एक और चीज आप कह सकते हो, अगर आपको ये टर्म्स यूज नहीं करनी, आसान टर्म्स यूज करेंगे, दोनों के घनत्व की बात करते हैं, दोनों के भार की बात करते हैं। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो लोहा है वो भारी है पानी से, तो इसका घनत्व, लोहे की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई पानी की डेंसिटी से, यानी जो आपका घनत्व है वो लोहे का ज़्यादा है और पानी का घनत्व कम है, इसलिए पानी में वो डूब गया। तो सबसे पहले तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बताऊं यानी प्लवन के नियम बताऊं कि तैरेगा कब कोई भी पिंड, तो आप देखिए, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड, एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु किसी द्रव में तभी तैर सकती है, वो भी संतुलन में। संतुलन का मतलब आपने देखा होगा कई बार, पानी में हम कोई चीज डालते हैं तो वो हिलती रहती है ना, बिल्कुल संतुलित अवस्था में जो तैरती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, यानी जितना ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हो उसका वजन बिल्कुल इक्वल होगा जितना पानी बाहर निकल रहा है उसके वजन के, या आप ये कह सकते हो कि जितनी बायंट फोर्स लग रही है उतना ही वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये जितनी बायंट फोर्स लग रही है उतना ही वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को तैराना है संतुलित अवस्था में तो एक ही चीज होती है, मतलब 2-3 चीजें रिलेट कर दी। एक तो जितना आप किसी भी पिंड को डुबा रहे हो पानी उतना ही बाहर निकलना चाहिए, जितना डुबा रहे हो एग्जैक्टली उतना ही पानी बाहर निकले, पहली चीज। इससे क्या होगा, क्योंकि जितना पानी बाहर निकलता है उतनी बायंट फोर्स लगती है। अभी इंग्लिश में समझा रही हूँ फिर हिंदी में समझा दूंगी। तो अभी क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट को डुबाओगे पानी बाहर निकलेगा,
तो पहले तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जितना डुबा रहे हो उतना ही पानी बाहर निकलना चाहिए। फिर उस पर बायएंड फोर्स लगेगी, और बायएंड फोर्स किसके इक्वल होती है? जितना पानी बाहर निकलेगा। तो मतलब जितना डुबा रहे हो उसका वेट इक्वल है बाहर निकले हुए पानी के वेट के, और वो इक्वल होता है बायएंड के, बायएंड फोर्स के। तो ये तीनों इक्वल हो गए ना, कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, और वो इक्वल होता है बायएंड फोर्स के। तो तीनों इक्वल हैं, तो ऑब्जेक्ट तैरेगा ही तैरेगा। अभी तैरने के जो दो हैं ये कैसे कैसे हैं, ये मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ कि ये दो चीजें तैरने के अंदर ही दोनों चीजें तैर रही है, क्या फर्क है। प्लवन के नियम। तो प्लवन ये जो नियम है इसके अकॉर्डिंग जब भी आप किसी पिंड को डुबाओगे तो डुबाने की वजह से क्या होगा? थोड़ा सा द्रव विस्थापित होगा, है ना। तो तैरेगी चीज तभी जब जितना डुबा रहे हो उतना ही विस्थापित हो, यानी जितना वजन आपने, जितना वजन का आपने डुबाया है कोई चीज, उतना ही वजन पानी का बाहर निकल जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, डुबाने पे उसमें उत्प्लावक बल लगेगा, वो किसके इक्वल होता है? जितना द्रव बाहर निकला उसके बाहर के। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए ना। तो यही है फ्लोटेशन का नियम, यानी प्लवन के नियम, कि जब ये तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, तीनों क्या, दो भी कोई इक्वल हो गई तो तीसरी अपने आप इक्वल हो जाएगी, तो ही कोई चीज तैर पाएगी। जब कोई भी वस्तु किसी द्रव में संतुलित अवस्था में तभी तैरती है जब वस्तु का भार बराबर होता है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के, और अगर ऐसा होता है तो वो इक्वल होता है उत्प्लावक बल के। तो ये है आपका प्लवन के नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो आपने एक पढ़ा आर्किमिडीज का नियम, उसने तो बताया था कि एक उत्प्लावक बल लगता है और वो किसके इक्वल होता है? वो होता है जितना द्रव बाहर निकला उसके वजन के। उसके बाद फ्लोटेशन के नियम में कि कोई चीज तैरेगी कब? तैरेगी कब? जब जितना डुबाया है उतना ही बाहर निकले, जितना बाहर निकले उतना ही बल लगे, बस इतना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर? एक वस्तु किसी द्रव में कब डूबती है और कब तैरती है? बहुत आसान है। अगर वस्तु पानी से हल्की है वो तैर जाएगी, अगर वस्तु पानी से भारी है तो वो डूब जाएगी। बस अब मैं भारी की जगह भार यानी घनत्व के ऊपर आ जाऊंगी। एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी एक वस्तु डूब जाएगी अगर वस्तु का जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा द्रव के घनत्व से। एग्जाम्पल अगर मैं लूं, लोहे का बॉल ले लूं, पानी में अगर मैं डाल दूं वो डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि लोहे का घनत्व ज्यादा होता है, भार ज्यादा होता है पानी के घनत्व से। दूसरी चीज, तैरेगी कब? अब मैंने आपको कहा था तैरने के दो चांस होते हैं, वो कैसे कैसे सुन लीजिए। इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज, अगर जो वस्तु है वो हल्की हुई या बराबर भी हुई ना पानी के भार के, वो तैर जाएगी। यानी जो वस्तु है अगर वो हल्की हुई पानी से तो भी वो तैरेगी, अगर वो पानी के भार के बराबर होगी वो तब भी तैरेगी। तो अब इसके अंदर देखो ये आ गया, ये तो है अगर ये जो लोहा है इसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी की डेंसिटी से, ये तैर गई। जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर के, यानी जो घनत्व है पानी का, जो घनत्व है पानी का, सॉरी ऑब्जेक्ट का, जो घनत्व है वस्तु का वो ज्यादा है पानी के घनत्व से। ठीक है, आप इसको बल्कि पूरा पूरा ही लिख दीजिए क्योंकि इंग्लिश में ये चीज समझनी आसान है, हिंदी में आप लोग भूल जाएंगे। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी जो घनत्व है पानी का, मैं बार बार पानी लिख रही हूँ, लोहे का, वो ज्यादा है पानी के घनत्व से। ठीक है, तो ये डूब गया। अब अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी क्या फर्क है, तो देखिए इस केस में क्या होगा, पानी का घनत्व और इस वस्तु का घनत्व बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि अगर दोनों का घनत्व बराबर है तो जो वस्तु है वो तैरती तो है पर वो पानी के बाहर नहीं आ पाती। आप देख रहे हैं पानी के अंदर अंदर है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बराबर है डेंसिटी ऑफ वाटर के, यानी यहाँ पे जो वस्तु का जो घनत्व है वो बराबर है पानी के घनत्व के। ये सिर्फ ऊपर ऊपर सतह पर तैरेगा, जैसे यहाँ पे सतह, सिर्फ सतह को
छूता हुआ तैरेगा तैरेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको दिख रहा होगा वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर उठा हुआ है, तो ऊपर उठा हुआ का मतलब नीचे से फोर्स लग रही होगी। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो कम है पानी की डेंसिटी से। मतलब क्या है इस केस में कि जो वस्तु का जो घनत्व है वो कम है पानी के घनत्व से। तो यानी पानी का घनत्व ज्यादा है, ये जो लिक्विड है जो द्रव है इसका घनत्व ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा भारी होगा तो उत्प्लावक बल ऊपर की तरफ ज्यादा लगाएगा, तो ऑब्जेक्ट ऊपर को निकल जाएगा, मतलब उसका कुछ भाग पानी के ऊपर रहेगा, वो तब तैरेगा। लेकिन इन दोनों का अलग अलग नहीं पूछता एसएससी। अगर पूछेगा तो वो बस यही पूछेगा कि कोई भी वस्तु तैरेगी कब और कोई भी वस्तु डूबेगी कब। तो डूबेगी कब, जब जो ये घनत्व है वस्तु का वो ज़्यादा होगा पानी या द्रव के घनत्व से। और वो तैरेगी कब, तैरेगी तब जब वस्तु का घनत्व या तो कम होगा या बराबर होगा पानी या द्रव के घनत्व के। अच्छा, अगर अगर वस्तु तैर रही होती है जैसे इन दोनों में हुआ है, तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो होती ही होती हैं। वैसे मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, पूरे ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय केंद्र, मैंने मान लिया इसका गुरुत्वीय केंद्र यहाँ है, इसका गुरुत्वीय केंद्र यहाँ है, वो बराबर होता है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप किसी पिंड को, किसी ऑब्जेक्ट को डुबाओगे, उसका गुरुत्वीय केंद्र तो चेंज हो ही नहीं सकता, लेकिन पानी में डूबने पर उसके पास एक नया केंद्र आ जाता है जो किसके बराबर होता है, क्योंकि जब पानी में वो डूबा तो उसने पानी को विस्थापित किया, उसने पानी को डिस्प्लेस किया, तो जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका कोई सेंटर ऑफ पॉइंट होगा ना। ऐसे ही तो जितना ऑब्जेक्ट नीचे डूबा है उसका सेंटर पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, यानी उस लिक्विड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ बायंसी, आगे आप पढ़ेंगे, वो हमेशा सेम एक वर्टिकल लाइन में होनी चाहिए। यानी कि अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी गुरुत्वीय केंद्र है पूरे के पूरे पिंड का, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का, और अब जैसे ये नीचे डूबा तो इस लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो यहाँ था, यहाँ, तो ये दोनों बिल्कुल सेम लाइन में जाने चाहिए। अगर सेम वर्टिकल लाइन में जा रहे हैं, अगर सेम ऊर्ध्वाधर रेखा में है, एक वर्टिकल लाइन में है, सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो, बट आप समझ गए कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर है, सीधी बिल्कुल रेखा में, तो उसको हम बोलते, तब जाके जो ऑब्जेक्ट है वो संतुलित अवस्था में तैरेगा, वो हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। दूसरा, बॉडी रिमेन्स इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब वही है कि संतुलित अवस्था में तभी कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता है। तो जो ये है कि ऑब्जेक्ट तैरेगा कब, डूबेगा कब, उसमें बस एक बात ध्यान रखनी है, घनत्व वाली, दोनों का घनत्व बराबर है तैरेंगे। वस्तु का घनत्व कम है तो भी तैरेगा, लेकिन अगर पानी का घनत्व कम है, वस्तु का ज्यादा है, तो वो डूबेगा ही डूबेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप शायद ले चुके हैं, इसका ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। चलिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ सेंटर ऑफ बायंसी, ये मैं बता चुकी हूँ, यानी उत्प्लावन केंद्र, जो मैं अभी इतनी देर से बोल रही थी कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूब गया तो जितना पोर्शन उसका डूबा है, जितना हिस्सा उसका डूबा है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी सिर्फ उसकी, उसको बोलते हैं उत्प्लावन केंद्र, वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र। अगर आपने वस्तु डुबाई है तो उसने एक लिक्विड को हटाया, उसने एक द्रव को डिस्प्लेस किया, तो उसका जो केंद्र होगा वो बराबर होगा उसी पोर्शन के गुरुत्व केंद्र के। मैं ये भी बता दूं, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके सेंटर के इक्वल होती। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी या फिर उत्प्लावन केंद्र। ये एग्जाम में इतना नहीं आया आज तक। तो अब हम बात करते हैं मेटा सेंटर की। मेटा सेंटर समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मेटा सेंटर होता क्या है। ये ना एक ऑब्जेक्ट था, आप ये समझिए कोई पिंड था, ये पानी में डूबा हुआ था बिल्कुल, ठीक है, ये पानी में है, ये इतना पानी में डूबा हुआ है। तो अब होगा क्या, एक तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी गुरुत्वीय केंद्र है, मैंने मान लिया ये इसका, एक काम करते हैं, ये इसका गुरुत्वीय केंद्र है,
ठीक है, पीला बिंदु गुरुत्व केंद्र है। तो मैंने ये तो मान लिया इस पूरे के पूरे पिंड का गुरुत्वीय केंद्र, चाहे ये हवा में हो चाहे पानी में हो, गुरुत्वीय केंद्र कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब इसने एक पानी को, इसने कुछ ना कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस किया, इसने कुछ ना कुछ द्रव को विस्थापित किया, यानी इसने पानी की जगह ली। तो कितने पानी की जगह ली? इतने पानी की जगह ली। तो इस पानी का भी तो कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय केंद्र होगा ना, जिसको हम उत्प्लावक केंद्र बोलते हैं। तो मैंने मान लिया वो है ग्रीन कलर का। तो आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को हल्का सा टेढ़ा कर दिया। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को टेढ़ा कर देते हो, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये कभी चेंज नहीं होता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ये कभी भी नहीं बदलता, डज नॉट चेंज। तो जब आप इसको टेढ़ा कर दोगे, ये तो सेम ऐसा का ऐसा ही रहा। क्या चीज बदल गई? इसका ये वाला पॉइंट बदल गया, यानी जो ये वाला बिंदु था इसका, जो आपका उत्प्लावक केंद्र था, वो बदल जाएगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट टेढ़ा हो गया, ये बदल सकता है। तो अब हुआ क्या, इसका उत्प्लावक केंद्र मान लीजिए यहां पर आ गया। तो अब होगा क्या, आप वैसे भी आप गुरुत्वीय केंद्र और उत्प्लावक केंद्र को सीधी लाइन में ही जोड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हमने इसको जोड़ा, तो जिस पॉइंट पे आपकी ओरिजिनल लाइन जो बिल्कुल प्रारंभिक लाइन थी वो, और ये जो नई लाइन है वो जिस पॉइंट पे कट होगी, उसको मेटा सेंटर बोलते हैं। बेसिकली आप ये समझो पोजीशन में चेंज आ गया, यानी कोई पिंड था वो सीधा था तो लाइन सीधी थी, वो टेढ़ा था तो लाइन हल्की सी टेढ़ी हो गई, क्योंकि उसका उत्प्लावक केंद्र जो है वो टेढ़ा हो गया। तो जहां पे वो दोनों रेखाएं कट करेंगी उसको बोलते हैं उत्प्लावक केंद्र। आप देख सकते हैं येलो डॉट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये हमेशा चेंज रही। येलो, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कभी भी नहीं बदली। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र। अगर मैं बात करूं हरी बिंदु की, तो हरा बिंदु था सेंटर ऑफ बायंसी, यानी जब ऑब्जेक्ट सीधा था, ये है जब ऑब्जेक्ट सीधा था, बिल्कुल सीधा रखा हुआ था, तो ये उत्प्लावन केंद्र था। जब आपने इसको टेढ़ा कर दिया तो आपने, ये है इसका नया उत्प्लावन केंद्र, नया उत्प्लावन केंद्र काले बिंदु से आपने दिखाया। तो जब आपने दोनों स्ट्रेट लाइन को, दोनों सीधी रेखाओं को आपने मिलाने की कोशिश करी, क्योंकि आपको मैंने पहले पेज पे बता दिया था कि जो आपका सेंटर ऑफ बायंसी होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा स्ट्रेट लाइन में होंगे, हमेशा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक पॉइंट यहाँ पे है तो दूसरा बिल्कुल, आप वैसे तो बन ही नहीं सकते। अगर दो पॉइंट हैं तो आप स्ट्रेट लाइन ही बनाओगे, तो हमेशा दोनों के दोनों सीधी रेखाएं में होती हैं। तो जब आप दोनों सीधी रेखाओं को मिलाओगे तो जिस पॉइंट पे दोनों रेखाएं मिलेंगी इसको बोलते हैं मेटा सेंटर। और ये चीज रटने वाली है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई चीज, कोई वस्तु तैर रही है तो तभी तैर सकती है जब ये मेटा सेंटर, ये उत्प्लावन केंद्र के ऊपर, मेटा सेंटर ऊपर ही होना चाहिए। यानी ऊपर होने का मतलब क्या है कि बिल्कुल ऊपर की तरफ हो रहा है जो हो रहा है, नीचे कुछ पता ही नहीं लगेगा, तो तभी ऑब्जेक्ट तैर सकता है अगर उसका मेटा सेंटर उसके नॉर्मल जो सेंटर ऑफ बायंसी है उससे ऊपर हो, यानी उत्प्लावन केंद्र से ऊपर हो। तो मेटा सेंटर, ये तो खैर बात की बात है, पहले मेटा सेंटर पढ़ लीजिए। When a floating body slightly tilted from equilibrium position, जब एक तैरती हुई वस्तु को आप उसकी संतुलित अवस्था से हल्का सा टेढ़ा करेंगे, सेंटर ऑफ बायंसी शिफ्ट्स, उत्प्लावन केंद्र शिफ्ट हो जाता है, एंड द पॉइंट एट विच वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी मीट्स विद द इनिशियल लाइन, उसके बाद जिस जगह पे ये जो नई लाइन है जो नए वाले सेंटर से पास हो रही है वो मिलती है ओरिजिनल लाइन से, उसको बोलते हैं मेटा सेंटर। सेम यही, उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली उद्धर्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक रेखा को काटती है, तो प्रारंभिक रेखा को जहां पे नई रेखा काटेगी उसको बोलते हैं मेटा सेंटर। सेम डेफिनेशन लर्न नहीं करने की जरूरत है, बस पता होना चाहिए मेटा सेंटर क्या था। हमने हम टेढ़ा करेंगे तो दो लाइन बनेंगी, एक सीधे ऑब्जेक्ट की एक टेढ़े ऑब्जेक्ट की। मैं ऐसे याद करती थी, प्रॉपर वर्ड्स पे जाने की नीड नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वर्ड्स पे आप खुद चले जाओगे। जब आप दूसरी बार या तीसरी बार ये स्क्रीनशॉट्स देखोगे ना, या वीडियो ही आप कुछ भी वर्क कर रहे हो ईयरलीड लगा के, अगर आपने सुन लिया ना तो 2-3 बारी में सुनने से क्या होगा, वर्ड्स भी याद हो जाएंगे।
पर सबसे पहले क्या होता है, एक दिमाग में एक कंसेप्ट बनाना। तो मैंने कैसे कंसेप्ट बनाया था कि ठीक है, ऑब्जेक्ट है, हल्का सा टेढ़ा करेंगे तो सीधी वाली रेखा होगी, टेढ़ी वाली रेखा जहाँ पे वो मिली वो मेटा सेंटर है, बस उसको मित केंद्र बोलते हैं हिंदी में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था आपको समझाने के लिए। चलिए, कंडीशंस, अगर आपको किसी वस्तु को तैराना है लेकिन संतुलित अवस्था में, तो आप कैसे तैरा सकते हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि मेटा सेंटर मस्ट ऑलवेज बी हायर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, यानी जो मित केंद्र है वो गुरुत्व केंद्र से भी ऊपर होना चाहिए था। मैंने बताया था उत्प्लावन केंद्र से, वो ये बोल रहे हैं कि ये गुरुत्व केंद्र से भी ऊपर होना चाहिए, यानी सबसे ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, आपका मित केंद्र यानी मेटा सेंटर सबसे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, द लाइन, सेम वही की जो लाइन है वो वर्टिकल होना चाहिए, यानी उधर्वाधर जो है ये होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपकी किस किस की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की और सेंटर ऑफ फ्लोटेशन यानी उत्प्लावन केंद्र की, सेंटर ऑफ बायंसी भी जिसको बोलते हैं। सेम लाइन ही थी, आपने देखा हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये वाली भी स्ट्रेट लाइन है, ये वाली भी स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, तो आपके जितने हार्ड टॉपिक्स है सब खत्म हो चुके हैं, सारे के सारे हार्ड टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। सबसे आसान टॉपिक पे आ रहे हैं, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व आप सुन चुके हो, अगर बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं जैसे मैंने याद कर रखा है, कितनी जगह पे हम कितना सामान भर सकते हैं, क्योंकि जब हम ये याद रखते हैं ना तो हम कंफ्यूज नहीं होते कि घनत्व को, डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं, वेट को भार या वजन बोलते हैं, तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि है क्या, वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन कई बार इसकी जगह भार हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, डेंसिटी का मतलब है कितनी जगह में कितना सामान भर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास मैं 3 आपको डब्बे दे दूं बराबर बराबर वॉल्यूम के, बराबर बराबर आयतन के, एक में सॉलिड भरने को कहूँ पाउडर, एक में मैं पानी भरने को कहूँ और एक में कुछ ना भरने को कहूँ यानी गैस है उसमें, तो किसका वजन सबसे ज़्यादा होगा, आपको क्या लगता है? सबसे ज़्यादा वजन होगा जिसमें आप पाउडर भरोगे, क्योंकि उसमें आप सॉलिड भर रहे हो, एक ठोस चीज़ भर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा अगर जगह बिल्कुल बराबर बराबर है तो ठोस भरने से उसका वजन बढ़ जाता है। लिक्विड ये हर एक पे अप्लाई नहीं होता, अगर आप पानी की जगह नॉर्मली हनी ले लो, शहद ले लो या मरकरी पारा ले लो तो पता ही नहीं क्या वजन रहेगा। तो नॉर्मली घनत्व का मतलब है कि आप कितने जगह में, कितने आयतन में कितना सामान भर सकते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से ऐसा यूनिट बनानी बहुत आसान है, आप बना सकते हो, राइट। मास की कितनी होती है, किलोग्राम। भाई इसका मतलब क्या है, कितनी जगह में कितना द्रव्यमान जा सकता है, तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन यानी द्रव्यमान बटे आयतन। आप इसकी ऐसा यूनिट निकालोगे, द्रव्यमान या मास को किलोग्राम बोलते हैं, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर मैं इसकी सीजीएस प्रणाली में इसकी यूनिट देखूं तो किलोग्राम बदल जाएगा ग्राम में, मीटर बदल जाएगा सेंटीमीटर में, तो इसकी सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल था ना जिससे हम शुद्धता नाप रहे थे, और उसमें क्या वर्ड आ रहा था, उसमें घनत्व यानी डेंसिटी वर्ड उसमें आ नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं डेंसिटी का रोल है, क्योंकि जो बायंट फोर्स है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, या जब ऑब्जेक्ट तैरता है तो उसमें डेंसिटी आया था। तो डेंसिटी से भी हम ये पता लगा, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत था उनसे हम ये पता लगा सकते हैं ना कि कोई चीज़ शुद्ध है या नहीं। हम डेंसिटी से भी पता लगा सकते हैं, घनत्व से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ों का घनत्व बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे मैं पानी की बात करूं तो पानी का घनत्व बदलता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो घनत्व रहेगा उसका 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। कितना? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर सीजीएस में ले रहे हो तो इसकी जगह आ जाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। और अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए तो 1000 से गुना करते हैं, तो यहाँ ज़्यादा जीरो आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप मीटर से भी सेंटीमीटर में जा रहे हो, कटेंगी भी जीरो।
तो इस चीज़ में मत जाओ, अभी फिलहाल के लिए लर्न करो, ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो आपका जो पानी का डेंसिटी है, घनत्व है, मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात सुनिए, आपके पास सैंपल आया पानी का, आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है बिल्कुल साफ पानी है या नहीं, बिल्कुल शुद्ध है या नहीं। तो हाइड्रोमीटर पढ़ा था आपने, जिससे घनत्व का पता लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर से कि उसका घनत्व देखेंगे, अगर 1000 या 1 आया दोनों अलग अलग यूनिट्स में, तो वो बिल्कुल शुद्ध है, अदरवाइज वो शुद्ध नहीं है। बस इतना करते हैं। तो इससे किसी भी पदार्थ की शुद्धता का निर्धारण करने में हमें मदद मिलती है, यानी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस। और मैक्सिमम डेंसिटी जो पानी की होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, जो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये था आपका डेंसिटी के बारे में, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब लास्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। बहुत इजी है, रिलेटिव वर्ड आ रहा है ना, साइंस में रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन, यानी आप डेंसिटी को कंपेयर करोगे, पर किसके साथ। मैंने आपको एक की डेंसिटी अभी याद कराई है, पानी की। तो जब आप ये देख रहे हो कि इस किसी वस्तु का घनत्व कितना है और उसको कंपेयर कर रहे हो पानी के घनत्व के साथ, वही 4 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो ये रेशियो होता है, यानी ये अनुपात होता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, यानी किसी वस्तु के घनत्व का, और किसके साथ लेना है अनुपात आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी रेशियो है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का और पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है उसका। तो वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, और ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो यानी ऊपर भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया, नीचे भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया, कट जाएगा ना। तो यानी रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व की कोई मात्रा नहीं होती। इसको अगर मैं ये लिख रही हूँ कि अगर मैं मान लीजिए ये लिख रही हूँ कि जो हीरा है उसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो 4 है, तो 4 का मतलब, वैसे HR होता नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसका मतलब क्या है कि जो हीरा है वो पानी से 4 गुना ज़्यादा भारी है। तो इसका मतलब ये होता है। हाइड्रोमीटर द्वारा नापा जाता है, ये मैं आपको आर्किमिडीज की एप्लीकेशन अनुप्रयोग में बता चुकी हूँ कि इसको हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं। और ये दिखाता क्या है, ये दिखाता है कि कोई सब्सटेंस कितना भारी है पानी के कंपैरिजन में, पानी की तुलना में कोई भी पदार्थ कितना भारी है। कुछ फैक्ट्स हैं ये जो लर्न करने वाले हैं, जैसे समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, नदी के पानी में तैरना आसान नहीं होता। जिसको स्विमिंग आती है, तैरना आता है, उसके लिए दोनों आसान है, लेकिन आपको फर्क ज़रूर दिखेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है, तो नमक मिलने से पानी और ज़्यादा उसका घनत्व बढ़ जाता है, तो वो और ज़्यादा उत्प्लावक बल लगाता है। तो जो भी इंसान तैर रहा है वो ऊपर ही रहेगा, पानी में ज़्यादा ऊपर रहेगा। जबकि जो नदी वाला पानी होता है या सादा पानी होता है, उसमें कोई नमक नहीं है, तो वहाँ पे कम उत्प्लावक बल लगेगा, कम बायंट फोर्स लगेगी, और कम बायंट फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट जो है, जो इंसान है, वो पानी के अंदर ज़्यादा रहेगा, सिर्फ उसका मुंह बाहर रहेगा। तो सबसे पहला यही है, इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन रिवर वाटर, यानी साधारण पानी की तुलना में समुद्री जल में तैरना अधिक आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल का जो घनत्व है वो अधिक होता है नमक के कारण, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ रिवर वाटर। आ गया दूसरा, जब पानी में बर्फ तैरता है, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें आइसबर्ग से हिट किया था, आइसबर्ग्स की बात कर रही हूँ, यानी ऐसी बर्फ जो पानी में तैरती है। तो जब उनके इतने बड़े बड़े पीस तैरते हैं ना, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1/10वां हिस्सा पानी के बाहर दिखेगा और 9/10वां हिस्सा पानी के अंदर। इसी वजह से उनको लगा था कि बहुत कम बर्फ है, तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा आइसबर्ग था। तो व्हेन आइस फ्लोट्स इन वाटर इट्स 1/10 पार्ट 1/10 पार्ट रिमेन्स आउटसाइड द वाटर, यानी बर्फ के पानी में तैरने पर उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। लास्ट फैक्ट, अगर किसी बर्तन में पानी भरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। इनफैक्ट जब मैं प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को किया है। तो अगर किसी बर्फ में कोई पानी है
और उसमें किसी बर्तन में बर्फ तैर रही है, या वो भी छोड़िए, पानी में बर्फ तैर रही है, होगा क्या, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया कि हाँ सेम बोला, अगर किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, तो अगर बर्फ पिघलती है, यानी पानी के ऊपर डायरेक्टली बर्फ है, अगर बर्फ पिघलती है तो उसके वॉल्यूम पे उसके जो तल है उसका समान रहेगा, यानी जितना तल था उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। जैसे बर्फ पिघल रही है तो पानी ऐड हो रहा है, लेकिन तल बिल्कुल सेम रहेगा, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर हवा भी होती है और उसके और कारण भी है, बट इतने कारणों पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है कि अगर बर्फ, इफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर इन अ वेसल मेल्ट्स, अगर किसी बर्तन में पानी है और उसके ऊपर, हमने बर्तन क्यों लिया, क्योंकि समुद्र में तो आप तल नहीं नाप पाओगे ना, प्रॉपर आप तो नहीं नाप पाओगे, तो अगर आपने कोई बर्तन लिया उसमें पानी है और उसके ऊपर बर्फ अगर तैर रही है, तो पानी, उसके पिघलने पर पानी का लेवल नहीं बदलेगा, जितनी सतह तक पानी था उतनी ही सतह तक पानी रहेगा। और इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म हुई, लेकिन आज की वीडियो के प्रीवियस ईयर आपको नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि इस चैप्टर से रिसेंट में कोई क्वेश्चन नहीं आया, और जितने क्वेश्चन आए थे बहुत पुराने, उसमें मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपके लिए अगर आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए एसएससी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको पता है कि प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो जिस भी चीज़ की आप वीडियोस ढूंढते हैं आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखा करें, ताकि आपको पता लगे कि कोई वीडियो छूटी तो नहीं है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।